शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। महानगर पालिका के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागार में शुक्रवार को मनपा की मासिक आम सभा बुलाई गई थी, जिसमें प्रशासन की ओर से तैयार की गई कार्यक्रम पत्रिका को लेकर भाजपा पार्षद तुषार भारती ने आपत्ति उठाई। अपनी आपत्ति के तहत तुषार भारती ने कहा कि विगत 4 दिसंबर को नगर विकास मंत्रालय द्वारा उपायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में विखंडन हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर आयुक्त व सदन का अभिवेदन मंगाया गया है, जिस पर 1 माह के भीतर आम सभा में चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन इस विषय को आम सभा की कार्यक्रम पत्रिका में शामिल ही नहीं किया गया। ऐसे में या तो ये प्रस्ताव स्वयं ही खत्म हो जाएगा, अतः इस प्रस्ताव पर इसी आम सभा में चर्चा की जानी जरूरी है। इस पर एमआईएम के गुट नेता अब्दुल नाजिम व पार्षद इमरान ने इस आपत्ति का विरोध करते हुए कहा कि फिलहाल आम सभा के सामने विकास सहित अन्य भी कई जरूरी मसले हैं, पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के खिलाफ जमकर कटाक्ष किए गए और उनके पार्षदों द्वारा जमकर हंगामा भी मचाया गया। पश्चात पीठासीन अधिकारी सहित सभी गुट नेताओं ने दोनों पक्षों को शांत करते हुए यह तय किया कि प्रशासकीय विषयों के बाद इस विषय को लेकर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद आम सभा में विकास कामों से संबंधित मामलों के साथ ही कई प्रशासकीय विषयों को लेकर चर्चा की गई और दोपहर बाद वाले सत्र में इस अभिवेदन प्रस्ताव पर भी विचार मंथन किया गया। की नियुक्ती 451 अंतर्गत आयुक्तांनी विखंडनाला पाठवली आणि विखंडनाला पाठवल्यावर मंत्रालयाने त्याच्यावर तो निलंबित केला आणि अभिवेदनासाठी आमच्याकडे पाठवलं की आमसभेचं काय म्हणणं आहे आणि आयुक्ताचं काय म्हणणं आहे. पण ते 4 तारखेला आलेलं पत्र आमसभेसोबत ठेवलंच नाही. कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचा उल्लेखच नाही आणि नियम असा आहे की पत्र निघाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत आम्हाला अभिवेदन करावं लागतं, नाही तर आमची संधी गेली। जिले की सांसद नवनीत राणा ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात कर अमरावती जिले से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस समय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिला वकील संघ की पुरानी इमारती जगह पर भव्य दिव्य इमारत तैयार करने, अमरावती में नया पासपोर्ट कार्यालय शुरू करने के लिए निधि मंजूर करने की मांग की। वहीं धारणी व चिखलदरा में मोबाइल सेवा बेहतर कराने के लिए माइक्रो बीटेक्स उपलब्ध कराने की विनती भी की गई। जिसके बाद दुर्गम क्षेत्रों में 57 माइक्रो बीटेक्स सिस्टम को केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक में दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती जिले की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से देश की राजधानी नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एकात्मिक बाल विकास सेवा अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2020-2021 के लिए 2000 करोड़ रुपयों के सुधारित प्रारूप को मान्यता देते हुए तत्काल निधि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि कोरोना की वजह से उपजे हालात के चलते लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से संशोधित प्रारूप तैयार करना जरूरी हो गया है और पूरक पोषण कार्यक्रम को सुचारू रखने के लिए यह निधि समय पर मिलना बेहद आवश्यक है। आम्ही जे आज या ठिकाणी दिल्लीला आलेलो आहोत ते मूळ महाराष्ट्राच्या समस्या घेऊन आलेलो आहोत। महाराष्ट्रामधले जे वुमेन अँड चाइल्ड मिनिस्ट्रीचे जे केंद्रातून पैसे येतात ते मागच्या काळात कुठेतरी मागे पडले होते। आज आम्ही केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीची भेट घेतली आणि महाराष्ट्राच्या समस्या या ठिकाणी आमची एक मीटिंग झाली। अपेक्षा अशी आहे की ह्या मीटिंगनंतर त्या समस्या सुटतील आणि आपल्या बालकांचे, आपल्या स्तनदा मातांचे किंवा मग बालगृहांचे जे काही आम्ही प्रॉब्लेम्स फेस करतो आहे महाराष्ट्रामध्ये ते सॉल्व होतील। सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहने वाले वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ति में कोविड की बीमारी को भी शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह निर्णय 2 सितंबर 2020 से पूर्वलक्षी प्रभाव के साथ लागू किया जाएगा, जिसके संदर्भ में 17 दिसंबर को राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी आदेश जारी किया गया। राज्य शिक्षक संघ की मांग पर अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने ही स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के समक्ष यह मसला उठाया था और वे इस मांग की पूर्ति हेतु लगातार प्रयास कर रही थी, जिसकी वजह से अब सरकार ने आकस्मिक बीमारियों की श्रेणी में कोविड संक्रमण को भी रखा है और अब इस बीमारी के संक्रमण का शिकार होने वाले
सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को वैद्यकीय खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, जिससे सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों सहित शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों में काफ़ी राहत मिलती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन चुनाव के मद्देनजर जहां ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चुनावी माहौल जमकर गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने दोनों तहसीलों में ग्राम पंचायतों का चुनाव निर्विरोध होने पर अपनी ओर से 25 लाख रुपए की विकास निधि देने की घोषणा की है। विधायक भुयार के मुताबिक चुनाव करवाने में सरकार एवं प्रशासन का काफ़ी पैसा खर्च होता है। ऐसे में यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी सहमति के साथ निर्विरोध ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं तो यह पैसा बचाया जा सकता है। तो इस पैसे के साथ ही काफ़ी समय और श्रम बचाया जा सकता है। अतः यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र की दोनों तहसीलों में निर्विरोध चुनाव होते हैं तो वे दोनों तहसीलों के ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपए की विकास निधि अपनी ओर से प्रदान करेंगे। विदर्भ क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा संस्था विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित अमरावती के डेंटल कॉलेज व हॉस्पिटल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं भारतीय दंत परिषद की ओर से अतिरिक्त 50 सीटों की मान्यता प्राप्त हुई है। इस महाविद्यालय में पहले 50 सीटों का ही कोटा था और अब यहाँ सीटें बढ़कर 100 हो गई हैं, जिसका लाभ शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इसे इस महाविद्यालय की शानदार उपलब्धि माना जा रहा है। वर्ष 1989 में स्थापित दंत महाविद्यालय व अस्पताल द्वारा अब तक बड़े पैमाने पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही समाज को कई ख्यातनाम दंत चिकित्सक भी दिए गए हैं। वहीं अब इस महाविद्यालय में प्रवेश की क्षमता दोगुनी हो गई है, जिसका सीधा लाभ अमरावती जिले से संभाग के विद्यार्थियों को होगा। ऐसा विश्वास संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे तथा उनकी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया है। जिले की कुल 840 ग्राम पंचायतों में से 553 यानी कुल 67% ग्राम पंचायतों में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। ऐसे में चूंकि इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है, अतः कोरोना संक्रमण के साए में होने जा रहे चुनाव के दौरान कब कहां कौन सी सावधानी व सतर्कता बरतनी है, इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे लागू करने हेतु स्थानीय प्रशासन व निर्वाचन विभागों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की 553 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने का जिम्मा राजस्व महकमे के 19,416 अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगा, जिसके मद्देनजर आदेश निर्गमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन 553 ग्राम पंचायतों में चुनाव हेतु कुल 2110 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए एक एक मतदान केंद्र अध्यक्ष व 3-3 मतदान केंद्र अधिकारी समेत अन्य कर्मचारी मिलाकर कुल 18,990 कर्मचारी आवश्यक होंगे। साथ ही प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों के लिए एक के हिसाब से 56 जोनल अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 553 निर्वाचन निरीक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 370 निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति इससे पहले भी की जा चुकी है। इन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। कोरोना व लॉकडाउन काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत गरीब लोगों को 5 किलो निःशुल्क धान्य वितरित करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। यह योजना 30 नवंबर तक कार्यरत थी और इस योजना अंतर्गत अमरावती जिले के 4,63,716 परिवारों को 8 माह के दौरान 1,18,298 मैट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। चूँकि अब यह योजना बंद हो गई है, अतः इस योजना के लाभार्थियों को अब निःशुल्क अनाज नहीं मिलेगा, बल्कि वे पहले की तरह सरकारी राशन दुकानों से सस्ती दरों पर अनाज प्राप्त कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से जारी वर्ष में लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इस समय यद्यपि लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सड़कों व बाजारों में जबरदस्त भीड़भाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन शहर व ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति अब भी काफ़ी कम है। विगत सप्ताह तक शालाओं में हाजिरी संख्या यद्यपि कुछ बढ़ी है, लेकिन इसे समाधान कारक नहीं कहा जा सकता। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तमाम उपाय उपलब्ध कराने के बावजूद भी अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को स्कूल व कॉलेज भेजने के संदर्भ में कोई खास रुचि नहीं दिखाई जा रही। अमरावती जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में करीब 1,55,000 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। इसमें से इस समय केवल 12 से 13,000 विद्यार्थी ही अपनी कक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं, यानी शालाएं खुले हुए करीब 1 माह का समय बीत जाने के बावजूद अब तक 10% विद्यार्थी भी अपनी शालाओं में अपनी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पा रहे, जिसका सीधा मतलब है कि लोगों में अब भी कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी हद तक भय व्याप्त है। जिले सहित समूचे राज्य में आज भी कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जिनके साथ जाति सूचक शब्द जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन रिहायशी बस्तियों के नामों को बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लिया गया है। इसके अनुसार जिले के 1,900 गाँवों की 2,029 रिहायशी बस्तियों को अब नए नाम मिलेंगे और इन गाँवों में भीमनगर, सिद्धार्थनगर, ज्योतिनगर व शाहूनगर जैसे नए नाम वाले इलाके दिखाई देंगे। जिले में शुक्रवार 18 दिसंबर को कोरोना के 51 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,855 पर जा पहुंची। शुक्रवार को RT-PCR टेस्ट में 34 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 24 पुरुषों व 24 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 37 और ग्रामीण इलाकों के 14 लोग शामिल हैं। गत रोज वर्धा जिले के मुथुट फिनकॉर्प में कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने डाका डालकर डकैती की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 3 लाख रुपए नगद सहित करीब 3.5 किलो सोना चुराए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पश्चात इस मामले की जांच शुरू करते हुए पुलिस ने महज कुछ घंटों के भीतर इस डकैती की गुत्थी को सुलझा लिया और सभी लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब इस डकैती का मास्टरमाइंड इस फाइनेंस कंपनी का व्यवस्थापक ही निकला। पुलिस ने इस डकैती में शामिल 4 आरोपियों को यवतमाल के करलगांव घाट से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से करीब 9 किलो सोना बरामद किया गया है, जो मुथुट फाइनेंस कंपनी से ही चुराया गया था। बुरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र स्थित काठेपूर्णा नदी में एक ट्रक 100 फीट की ऊंचाई से नदी में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक चालक साहेब खां यूसुफ खां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक का क्लीनर औरंगजेब खां हलील खां बुरी तरह से घायल हो गया। यह ट्रक कोयला लाद कर मूर्तियापुर से अकोला की ओर जा रहा था। विगत 1 माह से बुल्ढाना जिले में पिस्तौल सहित विभिन्न शस्त्र जब्त करने की कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी श्रृंखला में 17 दिसंबर को स्थानीय अपराध शाखा पथक ने मलकापुर से एक देसी पिस्तौल जब्त किया है। जिले में अब तक 8 पिस्तौल व 3 से 4 तलवारों से चाकू छुरी जैसे हथियारों का छोटा मोटा जखीरा भी बरामद किया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले प्रबुद्ध नगर में 31 वर्षीय भावेश भीमराव तायडे नामक युवक ने आज अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भावेश द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक भावेश तायडे स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा था और बेहद सुखी संपन्न परिवार में रहता था। भावेश के पिता SRPF में कार्यरत हैं, वहीं उसकी मां नर्स और बहन डॉक्टर है। साथ ही उसका भाई BAMS की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भावेश द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने से पूरे परिसर में जबरदस्त सनसनी मची हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले जूना कॉटन मार्केट परिसर स्थित SBI के सामने SME शाखा को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने अंजनगांव सुरजी में रहने वाले अब्दुल नसीर शेख हुसैन और तैयबी अब्दुल नसीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले चांदू रेलवे रोड स्थित पूर्वा जंगल में एक महिला के साथ दुराचार करते हुए उसकी अश्लील वीडियो क्लिप बनाने का सनसनीखेज मामला आया है। इस मामले में पुलिस ने पोहराबंदी गांव में रहने वाले शेला मेहराम राठौड़ उर्फ काठेवाड़ को हिरासत में लिया है। अमरावती ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा टीम ने चांदूर बाजार तहसील के खरवाड़ी से तलवेल मार्ग पर नाकाबंदी करते हुए 5 युवकों के पास से 2 मोटरसाइकिल एवं 46 किलो गांजा सहित 6,15,840 रुपये का माल जब्त किया। ये चारों युवक यवतमाल से कॉलेज बैग में गांजा छिपाकर चांदूर बाजार की ओर ला रहे थे। जिले में कोविड महामारी का खतरा अब भी टला नहीं है। इसके बावजूद शहर सहित जिले में चलाए जा रहे होटलों व ढाबों पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में पुलिस विभाग की ओर से कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में चलाए जाने वाले होटल ढाबे लॉज की जांच पड़ताल की। इस समय रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल रंगोली बार एंड रेस्टोरेंट तथा सरोज चौक स्थित होटल कन्हैया में कार्रवाई की गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।